नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। आज बात तमिलनाडु की बात इसलिए कि अप्रैल में वहां चुनाव है और इसलिए भी कि बिहार में बिग जीरो पाने वाले प्रशांत किशोर कि अगला सफर चेन्नई एक्सप्रेस में बैठ करके तमिलनाडु का होने वाला है। तमिलनाडु में विजय थलपति के लिए चेन्नई एक्सप्रेस में सवार होकर प्रशांत किशोर तमिलनाडु की राजनीति में सक्रिय होने वाले हैं। उन्होंने जो हार मिली, उन्होंने जबरदस्त हार मिली जनस्वराज को, उसके बाद सभा में कहा कि उनके लिए करने के लिए वो जो वादा उन्होंने किया है कि बिहार में ठहरेंगे, एक वादे के मुताबिक वो 10 सालों तक बिहार में ठहरेंगे। तकरीबन 3.5 साल बीत गए हैं। उस हिसाब से कुल मिलाकर अभी उनको 6.5 साल तक बिहार में होना चाहिए। इस हार के बाद जो पहला उन्होंने कॉन्फ्रेंस किया उसमें कहा कि हाँ, उनके लिए बिहार में काम करने लायक बहुत कुछ है। एक सबसे बड़ा काम यही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिन महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये पहुंचाए हैं, वादा किया 1,90,000 पहुंचाएंगे। वो पहुंचाते हैं या नहीं पहुंचाते हैं वो ग्राउंड पर रहकर तय करेंगे। लेकिन अलग बात है, उन्होंने एक अलग किस्म की नैरेटिव गढ़ी है। जिस समय देश के 10 मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री गांधी मैदान में नीतीश कुमार की जनसभा में शपथ दिला रहे हैं उन्हें, उस वक्त में प्रशांत किशोर निकल के चले गए हैं मोतिहारी के भितरवा, जहाँ पे गांधी का आश्रम कहता है। गांधी ने अपनी सफ़र की शुरुआत की थी नीले कोठी के किसानों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की थी और कहते हैं भारत की राजनीति में गांधी की यात्रा वहीं चंपारण यात्रा शुरू हुई थी। उस भितरवा में चले गए, उस आश्रम में जाकर उन्होंने आज जिस वक्त नीतीश कुमार एक उम्मीद के साथ, बिहार की नई उम्मीद के साथ शपथ ग्रहण ले रहे हैं, उस वक्त वहाँ बैठ करके वो मौन व्रत धारण किए हुए हैं। उन्होंने कहा 1 दिन का व्रत करेंगे। वो व्रत भोजन वाला व्रत नहीं, मौन व्रत। कहते हैं मौन व्रत में बड़ी ताकत होती है। इसे गांधी ने बार बार साबित किया। उन्होंने अपने हिसाब से मौन व्रत का दिन भर का मौन, हफ्ते भर का मौन किया करते हैं लोग, मनुष्यों का काम है। तो उस जो गांधी मैदान में जलसा है उससे दूर जाकर के, तकरीबन 150-200 किलोमीटर दूर जाकर के, मोतिहारी के भितरवा आश्रम में जाकर के प्रशांत किशोर अगर मौन धारण कर रहे हैं तो इस मौन से कोई बातें निकलनी चाहिए। अब क्या निकलती है वो देखने वाली बात है। उन्होंने जनस्वराज के तमाम लोगों को कहा है कि इस दिन मौन रखिए आप। जिस वक्त नीतीश कुमार के उल्लास से पूरा बिहार डूबा हुआ है उनके मुख्यमंत्री की शपथ में, उस समय वो मौन पड़े हुए। लेकिन रिवर्स हम तमिलनाडु की बात करने वाले थे आपसे। आप बिहार में आके अटका नहीं हूँ मैं आपको बताने आया हूँ कि विजय थलपति हैं, तमिल के नायक हैं, तमिल सिनेमा के नायक हैं। उनकी जनसभा के बारे में सिर्फ इतना जान लीजिए कि ऐसी भी कोई जनसभा नहीं होती, ज़रूरत से ज़्यादा लोग आ जाते हैं, वहाँ उमड़ जाते हैं और भगदड़ होती ही होती है। अभी सितंबर में, बीते सितंबर 25 सितंबर को उन्होंने करूर में एक जनसभा हुई, उसमें 40 लोग तकरीबन मारे गए उस भगदड़ में। लेकिन एक नायकों के प्रति, फिल्मी नायकों के प्रति तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में अजब सा स्नेह है, अजब सा लगाव है। वहाँ लोग चले जाते हैं, नायक मान के चले जाते हैं वहाँ। और यही वजह पूरी तमिलनाडु की राजनीति इन फिल्मी नायकों के आसपास गढ़ी हुई। MK स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं, इनके पिता M करुणानिधि होते थे, गजब के फिल्म राइटर थे, गजब के कवि थे तमिल साहित्य के प्रति उनका ऐसा अनुराग था। उन्होंने एक नैरेटिव गढ़ दी, मजबूत नैरेटिव गढ़ दी कि तमिल संस्कृत से ज़्यादा पुरानी भाषा है, तमिल का समृद्ध साहित्य है। सब पे उस पर काम किया, उन्होंने बड़े कायदे से काम किया। एक तमिल अस्मिता एक गढ़ी, उसमें बड़ा योगदान है M करुणानिधि का, जो कि MK स्टालिन के पिता थे। फिल्मों में बड़ा काम किया था। कहते हैं फिल्मों में उनके साथ जो काम करने वाले दूसरे शख्सियत थे, बड़े शख्सियत थे, उन्होंने गजब का रोल अदा किया और उसके खिलाफ DMK में पहले हुआ करते थे। अब जिसकी बात मैं कह रहा हूँ आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं बात कर रहा हूँ MK रामचंद्रन की। MK रामचंद्रन कहते हैं तमिल फिल्म के ऐसे नायक थे कि जिन्होंने एक बार आह्वान कर दिया कि भैया मैं करुणानिधि से अलग जा रहा हूँ। उन्होंने AIADMK बना लिया MK रामचंद्रन ने। और MK रामचंद्रन की प्रतिमा है, MK फैन फॉलोइंग गजब की है। अगर 80 के दशक की राजनीति की बात करें तो करुणानिधि और MK स्टालिन की जो युद्ध है, जो लड़ाई है आपस में तमिल अस्मिता को लेकर, दोनों स्ट्रांग कर रहे हैं। लेकिन जो स्क्रिप्ट लिखते थे करुणानिधि, उनको फिल्मों में दर्शाया करते थे स्क्रीन पर जाकर के MK स्टालिन। दोनों पुराने दोस्त थे, दोनों ने तय किया। कोई बात से विराग हुआ और MK स्टालिन को चुनौती, MK स्टालिन के पिता ने, M करुणानिधि तो अपने जगह रहे, लेकिन उनको चुनौती देते हुए उनके मित्र जो थे MK रामचंद्रन, उन्होंने चुनौती ऐसी दी कि सत्ता से गायब हो गए M करुणानिधि। और यही वजह है कि रिपीट आए। अगर अभी स्टालिन दोबारा सत्ता में आए हैं, 2021 में उनकी बम्पर जीत हुई, दोबारा जीत हुई है। 133 विधायक हैं उनके साथ मौजूदा सरकार के साथ। 66 जो पुरानी पार्टी, जिसकी MK रामचंद्रन की बात मैं कह रहा हूँ, MK रामचंद्रन की बात कह करके आपके याद को कमज़ोर नहीं करना चाहता हूँ। MK रामचंद्रन वही हैं जो जयललिता, जो अब दुनिया में नहीं है, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री हुई, उनके फैंस थे, उनकी फैंसी थी। और विवाह हुआ नहीं हुआ, लेकिन उत्तराधिकारी जयललिता रही, जब तक रही। और पूरी तरह से जब तक सिक्का चलता रहा तमिलनाडु की राजनीति में।
अभी भी उनके गए हुए बहुत वक्त हुआ है, लेकिन फिर भी जो मामला है कि एआईडीएमके की लड़ाई सिर्फ इस बात के लिए है कि जय जलता का फॉलोअर कौन है। एम के रामचंद्रन की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, जय जलता। यही हाल है अभी एम के स्टालिन का मामला, जो मुख्यमंत्री है वहाँ। मैं कह रहा हूँ 234 सीटों वाली तमिलनाडु विधानसभा उन्होंने 133 सीट बम्पर तरीके से जीती। इस सीट में जब मैं कह रहा हूँ कि बिहार से निकल के चेन्नई एक्सप्रेस पकड़ के पीके जा रहे हैं तमिलनाडु, तो उस तमिलनाडु में 2021 में नतीजे आए थे जिसमें 133 सीटें डीएमके को दोबारा से मिली थी। उसमें बड़ा योगदान कहते हैं अपने हिसाब से पीके का था। वो रणनीतिकार थे, रणनीतिकार की भूमिका में एम के स्टालिन तमिलनाडु में जाकर उन्होंने सिक्का जमाया, और सिक्का जमाया ऐसा जमाया कि रणनीतिकार के तौर पर बताया क्या कुछ नैरेटिव गढ़ने हैं, और उस नैरेटिव जो विलुप्त हो गया था मामला, जो एम करुणानिधि के समय में वो नैरेटिव ही गढ़ते थे, अच्छा लिखते पढ़ते थे, समाज को समझते थे, तो वो काम जाके रणनीतिकार पीके नहीं किया। पीके प्रशांत किशोर जो बिहार में हैं वो वहाँ जाके पीके हो जाते हैं, पीके ने वहाँ जाके किया, और उसके 2021 में सत्ता में लाने का, एम के स्टालिन को दोबारा सत्ता में लाने का श्रेय काफ़ी हद तक पीके को जाता है, या पीके अपने हिसाब से लेते हैं। उनकी पार्टी जो आईपैक है, जो उनकी संस्था है, आईपैक को जाता है। उनके लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग के जरिए, डिजिटल लड़ाई के जरिए, युद्ध के जरिए परास्त किया था उसमें एआईडीएमके को, और डीएमके सत्ता में आई थी। एआईडीएमके के पास 66 सीटें हैं। एआईडीएमके के साथ भारतीय जनता पार्टी फिर से अपने को सत्ता में लाने की कोशिश कर रही है, या तमिलनाडु में पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। उसमें एआईडीएमके जय जलता से प्रधानमंत्री मोदी का काफ़ी अच्छा रिश्ता था, दोनों करीब के थे, दोनों एक दूसरे काम आया करते थे। तो अब जब वो दुनिया में नहीं है तो एआईडीएमके का एक लगाव है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पैठ दी है। अभी कोयम्बटूर की रैली में गए थे, खास करके प्रधानमंत्री उन्हीं एआईडीएमके के भरोसे अभी अलायंस में पार्टनर है। तो जनसभाओं में जो भीड़ जुड़ती है भारतीय जनता पार्टी के, उसमें एआईडीएमके का बड़ा रोल होता था। एआईडीएमके की बात जब कह रहे हैं तो तमिलनाडु की राजनीति ध्रुवीय है, और इस 2 ध्रुवीय राजनीति में तीसरा ध्रुव बनाने की तैयारी कर रहे हैं थलपति विजय। थलपति विजय, जब पुराने फिल्मों के नायकों की बात मैं कर गया, आज के नायक हैं थलपति विजय, जिनको देखने के लिए भीड़ उमड़ा करती। जैसा कि हमने आपको बताया 25 सितंबर को करूर की रैली में, जब उस रैली में 40-45 लोग गुजर गए, 39-40 का आंकड़ा है, तो भगदड़ में चले गए। लेकिन उसके बाद से उन्होंने रैली फिलहाल नहीं की है। अब लगता है उन्हें इंतजार है, उनके मित्र, उनके भाई, उनके दोस्त, देखिए मंच से कैसे कह रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं प्रशांत किशोर को। वो माय फ्रेंड, माय ब्रदर, कॉमरेड इन आर्म्स, फाउंडर जनसुराज पार्टी திரு प्रशांत किशोर अवरगढ़। तो विजय थलपति ने उनके मित्र का इंतजार कर रहे थे। उनके मित्र अब बिहार से बिग जीरो पा करके अब क्या करेंगे बिहार में रह करके, जैसा कि हमने बताया, बिहार में रह के अब विरोध की राजनीति कितना कर पाएंगे, जो विधानसभा में कोई नंबर ही नहीं है उनके पास। एक बड़ी उम्मीद के तरीके आए थे, और जितनी भीड़ विजय थलपति की सभाओं में जुड़ा करती थी, लगभग उसी अंदाज में बिहार में प्रशांत किशोर की सभाओं में भीड़ जुड़ा करती थी। जनसराजी लोग हो गए थे। एक बड़ी दिलचस्प बात बता दूं, प्रशांत किशोर छोड़ सकते हैं 10-10 साल के टेन्योर में। क्यों छोड़ सकते हैं, आपको इसके पीछे राज बताता हूँ। आईपैक इनकी संस्था थी, इन्होंने 2012 में बनाया था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास आया। उस संस्था में कहीं ये नहीं है, कागज़ पे नहीं है। ठीक इसी ढंग से जनस्वराज इन्होंने बनवाया है। जनस्वराज इस कागज़ में कहीं नहीं है। कहते हैं जनस्वराज के सूत्रधार हैं, इसके अध्यक्ष कोई और, महासचिव कोई और, रजिस्टर्ड पार्टी किसी और के नाम से। तो इसलिए प्रशांत किशोर के लिए कोई चीज़ त्याज कर जाना, कुछ छोड़ जाना बड़ा आसान होता है। तो जनस्वराज में रहेंगे, बने रहेंगे, उसके सूत्रधार ही रहेंगे। अगर छोड़ना चाहते हैं किसी वक्त छोड़ सकते हैं। रणनीतिकार के तौर पे तमिलनाडु जाएंगे, वहाँ इंट्रोड्यूस होंगे, क्या चेन्नई एक्सप्रेस पकड़ करके वो विजय थलपति के लिए काम करने लगे। विजय थलपति का वही रोल है जो बिहार की राजनीति प्रशांत किशोर का था। शुरू से ही विजय थलपति बोल रहे हैं कि उनका वो कट्टर दुश्मन है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के, अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। अलग अलग यही बात उन्होंने तमिलनाडु की ये बात विजय थलपति के बाद बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर ने कहा था, किसी भी सूरत में वो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं। लेकिन लोग कहते हैं, जानकार कहते हैं, राजनीति बड़ा पेचीदा मामला होता है, आसान नहीं होता समझना। कहते हैं अगर मैदान में प्रशांत किशोर का 10 लाख वोट नहीं काटे होते, जनस्वराज अगर वोट नहीं काटा होता, तो ये प्रचंड जीत जो बिहार की राजनीति में 202 का आंकड़ा मिल पाया है एनडीए को, वो नहीं मिल पाता। दरअसल प्रशांत किशोर कांग्रेस का जो वोट था, जो कुछ आरजेडी का वोट था, उसमें गजब का सेंध लगाया। क्यों लगाया? एंटी बीजेपी, एंटी एनडीए जो वोट प्लैंक था, उसमें प्रशांत किशोर ने बड़ी शिद्दत से काम की। मुस्लिम वोट बड़ी संख्या में दे गए। 10 लाख पूरा आंकड़ा आया है पूरे बिहार से, जहां उसका नंबर आया है 0।
उसमें इसी अंदाज में विजय थलपति तमिलनाडु में कह रहे हैं कि उनका दुश्मन नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी है। भाई भारतीय जनता पार्टी है मतलब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वहाँ डीएमके खड़ा है, डीएमके सेंध लगा रही है। तो अगर डीएमके को उस प्लैंक पे आप धक्का देते हैं, वहाँ कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है जो डीएमके के पार्टनर है, सत्तारूढ़ डीएमके की। तो अगर इन दोनों के बीच में कोई तीसरा चला जाता है, मैं भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हूँ भाई, अगर उस वोट में ठीक ठाक काम कर लेता है इस रणनीति के तहत, तो संभव है भारतीय जनता पार्टी को तमिलनाडु में एक बैठने का, घुसने का रास्ता मिल जाए। तो आप विरोध करके भी राजनीति में काफ़ी हद तक इसकी मदद करते रहते हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प मामला है। अभी जनसभाओं में प्रधानमंत्री के लिए उमड़ रहा है भीड़। कोयम्बटूर की जनसभा में देख लीजिए, गए वहाँ और वहाँ कैसे भीड़ उमड़ रही है। ये सारी भीड़ इसलिए उमड़ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नैरेटिव करने वाले मैदान में खड़े हैं, और जब आप किसी एक खेमेबाजी की तैयारी करेंगे, दूसरा खेमा मजबूत होता जाएगा। तो एआईडीएमके के साथ वहाँ खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी खड़ी है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं, ऐसा नहीं है। डीएमके हमेशा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रही है। आप याद कीजिए कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में डीएमके के मंत्री हुआ करते थे, उस अलायंस में थी। तो ऐसा भी ज़्यादा कड़ा विरोध नहीं है डीएमके का भारतीय जनता पार्टी से। और विजय थलपति जब मैदान उतर रहे हैं तो कह रहे हैं मैं असली दुश्मन हूँ भारतीय जनता पार्टी का। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है, या संघ परिवार या जो कुछ भी आप कह लीजिए, जिस नैरेटिव की बात मैं कह रहा हूँ शुरू में, तमिल अस्मिता को लेकर के करुणानिधि का जो काम है वो ज़बरदस्त काम है। उस काम में उन्होंने लगभग साबित कर दिया था कि वो हिंदूवादी पार्टियों को बिहार में नहीं घुसने, तमिलनाडु में नहीं घुसने देंगे। जब नहीं घुसने देंगे तब अगर इतना तल्ख नैरेटिव था, उसके बावजूद वो आ गए सरकार, तब हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के साथ जो वाजपेयी की सरकार तो एनडीए के पार्टनर बन के आ गए थे, तो ढीला पड़ा था उससे। भारतीय जनता पार्टी के साथ अब अलायंस कर लेते हैं, उस सरकार में आ जाते हैं, एनडीए में आ जाते हैं, तो वो कमज़ोर पड़ा है, वो शिथिल पड़ा है। उस शिथिल का दाव लगाने के लिए विजय थलपति मैदान में है। सितंबर की जनसभा में भारी भगदड़ के बाद काफ़ी लोग चोटिल हुए हैं, तब से वो साहस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब अप्रैल में चुनाव है बिहार, वहाँ तमिलनाडु में, तो जाहिर तौर पे एक्टिव होंगे, और एक्टिव होंगे तो ये चेन्नई एक्सप्रेस से उनके मित्र, उनके भाई पीके के लिए तमिलनाडु की राजनीति में प्रवेश फिर से पाने का रास्ता खुलेगा। ये अद्भुत संयोग है, यहाँ से खाली हुए हैं तो वापस अपने पुराने प्रोफेशन में जाने का रास्ता प्रशांत किशोर के लिए खुल गया है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्या वास्तव में प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति को छोड़ करके, इस भितरवा में जो मौन व्रत कर रहे हैं, मौन व्रत को तोड़ करके वापस वो चले जाएंगे अपने पूरे रणनीतिकार की भूमिका में। कहते हैं वहाँ से पैसा कमा के फिर वापस आएंगे, ऐसे लोग कह रहे हैं जनस्वराज के, जो कि बिल्कुल अंधभक्त के तौर पे तब पीके के साथ जुड़े पड़े, कहते हैं बाहर जाकर कमा के लाएंगे फिर बिहार में लगाएंगे। तो ऐसा इसी बिहार के उसी अपने पैसे से उन्होंने जनस्वराज को खड़ा किया है, लड़ा है, ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रशांत किशोर को क्या ऐसी कोई व्यवस्था मिलेगी जैसे शेखपुरा हाउस पटना में मिल गया था रहने के लिए, जनस्वराज को स्थापित करने के लिए। विजय थलपति चेन्नई में ऐसा कोई जगह दिला पाएंगे उन्हें जहां से पूरे सूत्रधार के तौर पे जो विजय थलपति की पार्टी है उसके लिए नैरेटिव गढ़ें, उसके लोगों को मैदान उतारें, एक हवा तैयार करें, और वो हवा से किसको फ़ायदा किसको नुकसान होता है। लेकिन फिलहाल लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु की राजनीति में कुछ शानदार कर पाएगी। ये विजय थलपति के तल्ख विरोध की वजह से हो, प्रशांत किशोर के रोल की वजह से हो, चाहे जो भी कारण हो, लेकिन कहते हैं अप्रैल चुनाव के बाद से भारतीय जनता पार्टी के लिए तमिलनाडु में मुस्कुराने की वजह बनने वाली। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।